सानिया, 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल और फौजी अदालतों का मुस्तकबिल तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जल्द फैसला सुनाने का इंदिया देते हुए कहा है कि हम मंगल तक इस केस का नतीजा निकालना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी से अपनी नीयत जाहिर कर दी है। क्या कहा है, पहले जरा वो सुन लीजिए। ये भी मुझे लगता है कि ये 9 से 7 और 7 से हो सकता है 5 और 5 से 4 पे चला जाए। अंदेशा है फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। अगर आर्मी एक्ट 1952 जो है, अगर उसके तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, उसको कलअदम करार दे दें। हुकूमत का काम मुल्क में कानून की अमलदारी कायम करना होता है। अगर हुकूमत ही खुलेआम फैसले मानने से इनकार करते तो मुल्क चलेगा कैसे? अगर हुकूमत ने तय कर लिया है कि फैसले की कोई हैसियत नहीं है तो फिर अदालतें क्यों कायम कर रखी हैं? सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ जो कुछ किया तारीख के औराक में वो भी महफूज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज़ हुआ तो नामज़द चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि वो इस बेंच को अदालत ही नहीं मानते। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता वो बेंच में नहीं बैठ सकते। जस्टिस सारिक मसूद ने भी अपने एतराज़ात का इजहार किया। दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के एतराज़ात के बाद चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर कोई शहरी किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये कहना है कि आम शहरी का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं है। फौज ने सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी है। देखना होगा कि ATC जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल किए। ये पहली दफ़ा नहीं जब मुल्क में शहरियों के केसेस फौजी अदालतों में चले हों और मामला सुप्रीम कोर्ट गया हो। 2015 में नाज़रीन, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद आइन में 21वीं तरमीम की गई। आर्मी एक्ट 1992 में तरमीम हुई और यूँ मुल्क में 2 साल के लिए फौजी अदालतें कायम की गई। 2017 में इन अदालतों की मुद्दत में मजीद तोसी की गई और 30 मार्च 2019 को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई। इन अदालतों में दहशत गर्दों का ट्रायल होना था, जिनमें इदारों, सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, मुल्क में दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले भी शामिल थे। इस दौरान हुकूमत ने 700 से ज़ायद केसेस फौजी अदालतों को भिजवाए थे। 546 केसेस के फैसले हुए थे। 310 मुल्जिमान को सजाए मौत और 234 को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई थी, जबकि 2 मुल्जिमान को बरी किया गया था। जब फौजी अदालतें कायम हुई तो उस वक्त भी इंसानी हुकूक के रहनुमाओं और वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस नासिरुल मुल्क ने 17 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। 17 में से 11 जजेस ने फौजी अदालतों के हक में फैसला किया था, जबकि 6 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया था। अदालतों से सजा पाने वाले 200 से ज़ायद मुल्जिमान ने पेशावर हाई कोर्ट में अपीलें दायर की और जस्टिस वक़ार सेठ ने फौजी अदालतों के फैसलों को मुअत्तल करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया था। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे कर्नल इनाम साहब ज्वाइन कर साथ सीनियर एनालिस्ट हैं अतर काज़मी साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अतर काज़मी से आगाज़ करते हैं। अतर की अदालत ने 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। 2020 में पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के से सज़ा याफ्ता 200 मुल्जिमान को बरी किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया। अब क्या यही उम्मीदें हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पहले तो इशू ये है कि उस जमाने में एक आईनी तरमीम हुई थी जिसके तहत फौजी अदालतें बनाई गई थी। यहाँ पे मुकदमा थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या सिविलियंस के इस तरह आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता। ये वो कानूनी नुक्ता है जिसके ऊपर अब अदालत ने सिचुएशन को क्लियर करना है और मोअज़्ज़ज़ अदालत जो मुनासिब समझेगी इस हवाले से फैसला देंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि 9 मई से इनकार नहीं किया जा सकता। जो 9 मई को हुआ वो कतन काबिल कबूल नहीं है। किसी भी महज़ब मुआशरे में आपको एहतजाज का हक होता है, जमहूरी मुआशरे में, लेकिन ये आप इजाज़त नहीं दे सकते कि आप अपने इदारों के ऊपर हमला कर दें, जलाओ घेराव करें। तो 9 मई को अलहदा रखा
जाए। और ये इस चीज का मुकदमा नहीं है कि आया 9 मई हुआ या नहीं हुआ, उन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मुकदमा ये है कि उन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो किस आइन के, किस शिक के या किस कानून के तहत होगी, उसके ऊपर ये हो रहा है। तो लगता है इसी तरह की अदालत इसको सिचुएशन को क्लियर करेगी, लेकिन बहुत सारे वकला का, जो आईनी माहिरीन है, उनका ये मौकिफ है कि जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहां पे ये मुकदमात चलने चाहिए, फौजी अदालत नहीं चलने चाहिए। लेकिन चलें, जो आपने आगाज किया जिस बात से, वो तो चले नुक्ता क्लियर है ना, लेकिन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जो नुकात भेजे गए हैं ATC की तरफ से, वो दुरुस्त बुनियाद पर भेजे गए हैं, आप समझते हैं? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ऑब्वियसली मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूं, लेकिन जो हम चीज मीडिया में देखते हैं, जिस तरह चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, उसमें यह लगता है कि बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान उठता है कि जो आज मोअज़्ज़िज़ अदालत ने भी पूछा कि ये तहकीकात किस तरह हुई, किस बुनियाद के ऊपर मुकदमे को आगे भेजा गया, वो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक में होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगती हैं। और उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि जो हुकूमत का अपना सियासी किरदार है, उसने भी सारे मामले को मुतनाज़ा बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, पीछे आप मुराद राज साहब की तस्वीर लगाएं, दीगर कायदीन की तस्वीर लगाएं, पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो वो आप उनको साइड पे कर दें। तो ये एक बड़ा इशू है कि जिस तरीके से इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई, वो भी जो है ना एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। ठीक। कर्नल इनाम साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेहतरीन अपना तजर्बा और तजिया रखते हैं, सीनियर वकील भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपके वक्त के लिए। सर, ये 2015 में भी मुकदमात चले, लेकिन वो दहशतगर्दी के खिलाफ थे। तनकीद उस वक्त भी सर हुई थी कानून के हवाले से, लेकिन उस वक्त इस मामले को किस तरह से देखा गया, किस तरह से उसको देखा गया, किस तरह से सारे मामलात को लेकर आगे बढ़ा गया। अब सर, अब जो तनकीद हो रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इसमें रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो सियासी मुजाहिरीन हैं उन पर ये केसेस हो रहे हैं, उनके ट्रायल हो रहे हैं, ये इस वजह से तनकीद हो रही है, या मामला कुछ और है? सर, असल में बात दरअसल ये है, पहली बात तो ये है कि सबसे पहली पिटीशन खान साहब की आई सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी फ़ौरन फिर उसके बाद उसकी ऑब्जेक्शन लगा, फिर साथ ही उसकी समाअत हो गई। काजी फैज़ ईसा साहब जब कल कोर्ट में बेंच में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि जो पिटीशन जो सबसे पहले जो आई थी उसको अभी आपने किस प्लान के तहत उसके नीचे रखा, अब वो नीचे चली गई है, ऊपर कोई और पिटीशन आ गई। हालांकि अभी मसला ये था कि कल तक जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो खान साहब के ज़माने में 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ, और ज़ाहिर है इनकी कांग्रेस, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इनकी कांग्रेस से हुआ, क्योंकि उस वक्त बाजवा साहब और खान साहब एक पेज पे थे, तो इनको कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का ख्याल नहीं आया कि इंसानी हकूक़ किधर चले गए। हम तो डे वन से ही मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ थे कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो 25 लोगों का ट्रायल हुआ, जिनको अभी हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसमें तो कोई वकील भी नहीं दिया गया, उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं पता था। उनमें से 20 ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ को उस वक्त पता चला जब वो जेल में पहुँच चुके थे, उनमें से 3 को सज़ाए मौत दी गई। अब बंदा इनसे पूछे कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आज आप हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। वेयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, जब आपके अपने ज़माने में, आई एम माई सेल्फ विक्टिम, मैं भी इन्हीं के ज़माने में मुझे घर से अबडक्ट किया गया और मुझे 21D के तहत ट्रायल करने की कोशिश की गई, विच वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाई दी हाई कोर्ट, और लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलीगल डिक्लेयर किया। लेकिन खान साहब तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उस वक्त इसको सपोर्ट कर रहे थे और पूरी उन्होंने खुद ऐलान किया। आज जब खान साहब ने देखा है कि मेरे सुनने वालों के लिए भी, सर, ये जो 25 लोगों की आपने आगाज में बात की, इमरान खान साहब ने उसकी मंजूरी दी नहीं दी, लेकिन क्योंकि आप इसके माहिर हैं, आप बहुत ज़बरदस्त से अपना तजर्बा रखते हैं, सर, ये उस वक्त आईनी तौर पर दुरुस्त हुआ था? क्योंकि अगर उस वक्त आईनी तौर पर दुरुस्त हुआ था तो फिर अब भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब तो खलाकन तौर पे चैलेंज नहीं करना चाहिए था ना, ये तो डुअल स्टैंडर्ड उनका हो गया। हमने उस वक्त भी चैलेंज किया, हम अभी भी चैलेंज करेंगे, लेकिन हमने उस वक्त इसलिए चैलेंज किया कि वो जो 25 लोगों का जो ट्रायल हुआ खान साहब के ज़माने में, उनमें से 22 को तो काउंसिल ही नहीं दिया गया, और जो फंडामेंटल राइट्स थे वो भी वायलेट किए गए, उनको लिटरली अगवा किया गया। अब जिन लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट चलाना चाहती है, उनके तो बाकायदा नामजद हैं, वो FIR में, फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट में ले जाए, एप्लीकेशन दे के उनके केस ट्रांसफ़र कराए गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड लेटर ऑन। लेकिन बात दरअसल ये है, जो प्रोसीजर दिया हुआ है ना केस ट्रांसफ़र करने का,
किसी हद तक उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। खान साहब के दौर में तो इस प्रोसीजर को इस सिरे से फॉलो नहीं किया गया। बगैर FIR के इन 25 लोगों को अरेस्ट किया गया और बगैर किसी ट्रांसफर के किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश किए बगैर 2-2 साल और इनको रखा गया और उसके बाद इनको सजाएं सुना दी गई। ये सर थोड़ा सा कंफ्यूजन को सर मेरी क्लियर कीजिएगा। ये जो ट्रायल हुए हैं ये 2018 से 19 के दरमियान हुए हैं 25 लोगों के ट्रायल, क्योंकि 2019 के बाद तो ये मिलिट्री कोर्ट्स खत्म हो गए थे ना सर, तो या तो ये फिर ये फर्दर ऑन जी वो ट्रायल खत्म नहीं ना वो जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, स्पेसिफिक मिलिट्री कोर्ट, जिसके अंदर ये था कि दहशतगर्दी के ट्रायल भी उसके अंदर होंगे और वो लोग जो प्रोक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ममनुआ, उनके भी अगर मेंबर हैं और दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनके लिए कोर्ट्स बनी थी 2 साल के लिए। उसके अंदर सनसेट क्लास थी कि 2 साल बाद ख़त्म हो जाएंगी, 2 साल बाद फिर एक्सटेंड हुई वो और 4 साल वो कोर्ट्स रही। 4 साल बाद वो कोर्ट्स ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद इनके दौरे हुकूमत में लोगों का गैर कानूनी तौर पे ट्रायल किया गया और कोर्ट ने इनसे पूछा हाई कोर्ट में कि किसने ये केस ट्रांसफ़र किया था मिलिट्री कोर्ट को, अंडर किस लॉ के तहत। दे हैड नो आंसर एट ऑल, दे हैड नो रिप्लाई। यानी इन्होंने अपनी ये कह लीजिए कि गुंडागर्दी कह लें कि बंदा उठाया, अगवा किया गया लिटरली बगैर, और पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी बगैर FIR के किसी को गिरफ्तार ही नहीं कर सकती। वो बगैर FIR के गिरफ्तार किए गए और फिर उसके जी सर एक चीज़ और क्लियर कर दीजिएगा कि जब भी कोई सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाता है तो उसके लिए सर प्रोसीजर क्या होता है? क्या वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है या ATC की तरफ से भेजा जाता है? ना उसके लिए ये होता है कि गवर्नमेंट जो है फेडरेशन की तरफ से कोई उनका रेप जो है वो FIR दर्ज कराता है और FIR दर्ज कराने के लिए वो सेशन जज के पास एक कम्पिटेंट अफसर एफिडेविट देता है कि ये आदमी इस केस में मुलव्वस है। उसके बाद FIR दर्ज होती है और उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर मैटर जो है बगमय उस केस की फाइल के सेशन जज के पास या ATA कोर्ट की जज के पास रखा जाता है। वो फिर अदालत फिर उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है कि इसका केस मिलिट्री कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाए, फिर वो केस तब जाके ट्रांसफ़र होता है। खान साहब के दौर में किसी ऐसी फॉर्मेलिटी को फॉलो ही नहीं किया गया। जितने लोगों का ट्रायल इनके दौर में हुआ उनमें कोई ऐसी ना FIR दर्ज थी, उनको ममनुआ गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया, इलीगल डिटेंशन में रखा गया, उसके बाद उनका ट्रायल कर दिया गया। आज खान साहब सबसे पहले पिटीशनर हैं उसको चैलेंज करने वाले। गवर्नमेंट से ली होगी खान साहब और बाजवा साहब एक ही। देखें हमारे देखा जाए तो ये जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है या फेडरल गवर्नमेंट खुद करती है या बाजवा साहब आर्मी चीफ करते हैं। हमें तो इस केस का अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं दिखाया गया ना। जाहिर है देर बस वर्बल परमिशन होगी कोई ना कोई, क्योंकि बाजवा साहब और खान साहब एक पेज पे थे ना उस वक्त, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने ट्रायल कर दी।